आज ये भी समझने का दिन है कि गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्यों हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और क्यों सरकार ने, भारत की सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और पहले दिन ही सरेंडर कर दिया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आज आपको समझने चाहिए कि भारत सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। पहला, भारत प्रतिदिन जितने कच्चे तेल का निर्यात करता है यानी खरीदता है, आयात करता है, उसमें से लगभग 60% कच्चा तेल इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। यानी हमारा जो तेल है, जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं कच्चा तेल, उसका 60% इन्हीं देशों से आता है। इसके अलावा भारत नेचुरल गैस के लिए भी काफी हद तक इन्हीं खाड़ी देशों पर निर्भर है। पिछले साल भारत ने अपनी जरूरत की 41% नेचुरल गैस कतर से और 11% नेचुरल गैस यूएई से ही खरीदी थी। इन्हें नाराज नहीं कर सकते। दूसरी बात, विदेशों में काम करने वाले 1 करोड़ 35 लाख भारतीयों में से लगभग 80 लाख भारतीय सिर्फ इन 4 खाड़ी देशों में काम करते हैं। इनमें यूएई में 35 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख, कुवैत में 10 लाख और कतर में लगभग 7.5 लाख भारतीय काम करते हैं। कतर की कुल आबादी 29 लाख है, जिसमें से 7.5 लाख सिर्फ भारतीय मूल के लोग हैं। इसी तरह कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है, जिनमें से 10 लाख भारतीय हैं। यानी इस मुद्दे का असर इन देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों पर पड़ेगा, उनके रोजगार पर भी पड़ेगा। तीसरी बात, भारत में विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। वर्ष 2020 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 6,39,000 करोड़ रुपए वापस भारत भेजे थे अपने परिवारों को, जिनमें से 53% यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इन 5 अरब देशों से भारत आए, जिनमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देश शामिल थे। चौथी बात, अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले साल भारत और यूएई के बीच लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत दूसरे देशों में जो अपना सामान भेजता है यानी निर्यात करता है, उसका दूसरा सबसे बड़े खरीदार भी यूएई है। पिछले साल भारत ने यूएई को 2,15,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था और यूएई के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इराक इस सूची में 5वें स्थान पर है। एक और बात, इन तमाम मुस्लिम देशों को भारत ने हमेशा से अहमियत दी है और इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 3 बार यूएई जा चुके हैं, 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं, एक बार कतर और ईरान जा चुके हैं और उन्होंने जॉर्डन, ओमान और बहरीन का दौरा भी किया है। और इन देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक शानदार पर्सनल केमिस्ट्री है, निजी संबंध है इनके साथ। और इन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है। आपको याद होगा 2019 में यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। 2016 में सऊदी अरब ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसी तरह 2019 में बहरीन ने भी अपने देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार और सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया था और 2016 में अफगानिस्तान ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा था। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोदी की इन देशों के नेताओं के साथ पर्सनल केमिस्ट्री पर भी असर जरूर पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, आज ये सारे देश एक के बाद एक, जब तक अभी तक ये हर चीज में चुप थे, भारत के साथ थे, अब ये एक के बाद एक लगातार भारत के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? कभी आपने सोचा क्या भारत में एक टीवी डिबेट इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण हो गया कि ये सारे देश एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा द्वारा कहे गए कुछ शब्दों से ये हिल गए? क्या वाकई ऐसी बात है? इससे पहले जैसा हम आपको बता रहे हैं, हमारे देश में नागरिकता कानून आया था, कश्मीर का मुद्दा था, इससे पहले और भी कई बार हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव रहा है, लेकिन ये देश कभी बीच में नहीं आए। तो इस बार क्या है? इस बार 2 बड़ी बातें हैं। इस बार व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं हो रही, इस बार इनके पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम बीच में आया है, जिसे ये अपमान समझ रहे हैं। पहली बात तो ये है, इस बार ये सीधे मामले को धर्म तक ले गए हैं। इंसानों से बढ़कर मामला पैगंबर साहब तक पहुंच गया। जब तक इंसान शामिल थे तब तक किसी को कोई समस्या नहीं थी, जब तक लोग मर रहे थे, इंसान मर रहे थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब इनके पैगंबर साहब का जब सवाल आता है तो ये बहुत असहनशील हो जाते हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि मामला धर्म का है, और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक अलग तरह की राजनीति चलती है। अब इन तमाम देशों के जो लोग हैं, जो इनके जो नेता हैं, वो अपने देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हम इस्लाम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं, और हम ही इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं।
इसलिए इनमें भी होड़ लग रही है कि कौन सबसे पहले भारत की आलोचना करता है इस्लाम को लेकर, पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, क्योंकि इन तमाम नेताओं को, पूरी दुनिया को भी और अपने देश के लोगों को यह बताना है कि हम ही इस्लाम के सबसे बड़े संरक्षक हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो तमाम देश हैं, ये इंसानों के लिए नहीं ये सब काम कर रहे हैं, ये अपनी अपनी राजनीति भी खेल रहे हैं। ये अपने आप, अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बताना चाहते हैं, और इसीलिए एक के बाद एक इन लोगों के बीच में भी ये लड़ाई चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, और ये उनके अपने प्रभुत्व की एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसे हमें समझना चाहिए। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। हालांकि अगर मौजूदा स्थिति का अध्ययन करें तो पता चलता है कि आज इस मुद्दे पर भारत का मुसलमान भारत के साथ है या नहीं। अब बड़ी बात यह है, क्या हमारे देश का मुसलमान हमारे साथ है? हम कल भी यह बात कर रहे थे कि भारत का जो मुसलमान है वो अलग है, वो बाकी मुसलमानों से अलग है, वो भारतीय मुसलमान है, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश में रहता है। उसके पास इन तमाम देशों के मुसलमानों से कहीं ज्यादा अधिकार हैं। उसके पास संविधान में तमाम अधिकारों की गारंटी है जो संविधान में लिखा हुआ है और जो उसे मिलेगा। तो अब आप ये देखिए कि इस धर्म युद्ध में सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी देश के रहते हों, वो एक साथ हो गए। भारत के मुसलमान भी उसमें शामिल हो गए, जबकि भारत के जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो आज निराश हैं, और इस निराशा की 3 बड़ी वजह हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस धर्म युद्ध में 190 करोड़ मुसलमान एक साथ आ गए, वो चाहे किसी भी देश में रहते हों, कहीं के भी हों, उनका राजा कोई भी हो, उनकी सरकार कोई भी हो, उनका देश कोई भी हो, उन्हें इस्लाम एक साथ जोड़ता है, और वो एक संयुक्त राष्ट्र की तरह, मतलब एक राष्ट्र की तरह इकट्ठे हैं इस समय। ये देश कहने को 57 है, लेकिन असल में ये एक राष्ट्र की तरह इस समय व्यवहार कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.